नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। जय हिंद। तो आज मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के ही करियर से रिलेटेड, स्टूडेंट्स के करियर से रिलेटेड ही मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप वीडियो देखने वाले, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या कोई टीचर है या वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या फिर वो लोग जिन्हें वास्तव में एजुकेशन से प्रेम है, वो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं कुछ डेटाज आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी, ये नाम आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे इससे। ठीक है, ये वो करिकुलम है जिसका आज राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आज यूज़ लिया जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड की जो अभी एट प्रेजेंट जो लेवल है, वो जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहूँगा। राजस्थान बोर्ड का लेवल, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूँ तो पिछले 10 साल में बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। अब कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ ये कहना होगा कि साहब हमें तो आज भी चीज़ें टफ लगती है। तो वो टफ लगने का कारण कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों का जो वो बेसिक मैथमेटिक्स आपकी जो कि कोविड टाइम में चलनी थी, वो आप लोगों ने या तो अच्छे से पढ़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी है वो बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक्स के लिए अगर मैं एक बार के लिए थोड़ा सा बैकवर्ड आपको लेके चलना चाहूँगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, यानी 2011 या उससे पहले जिन बच्चों ने 10th या 12th क्लास का पेपर दिया है, ठीक है, उन बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो 10th 12th में पढ़ा है, और जो अगर उन्होंने उस समय कोई गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट किया हो या फिर मान लीजिए आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की हो, तो उन्हें इस बात का कितना बेनिफिट हुआ और कितना नहीं। ठीक है ना, वो इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बात आती है सन 2011 की। ये 2011 में क्या हुआ? 2011 में पहली बार हमारे यहाँ पर राजस्थान बोर्ड में जो है वो सीबीएसई का जो करिकुलम था यानी एनसीईआरटी, वो फॉलो हुई। ठीक है, तो 2012 का 10th क्लास का सबसे पहला ऐसा पेपर आया। फिर उसके बाद में धीरे 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 बढ़ते चले गए। वो एक दौर था, वो एक टाइम था, ज्यादा नहीं, आज से लगभग 10 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है। ठीक है, तो वो एक टाइम था जब जो क्लास में बच्चा पढ़ता था स्कूल लेवल पर, चाहे वो राजस्थान बोर्ड में पढ़ता था चाहे वो सीबीएसई लेवल में पढ़ता था, क्लास में पढ़ता था, अगर 10th या 12th में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके कहीं ना कहीं जो आफ्टर स्कूल एजुकेशन, उसके वो एजुकेशन कहीं ना कहीं काम की होती थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए काम की कैसे, क्या ये काम की नहीं है क्या? वो अभी उस बात पे मैं अभी आऊंगा, देखना अभी आपको पता चलेगा। तो वो चीज उस बच्चे के काम की होती थी। और फिर क्या होता था कि एक टाइम आते आते जब वो कोई भी पेपर फाइट करने जाता था वो बच्चा, तो वो चीज वही अक्सर वही होती थी जो कि वो बच्चा अपने स्कूल लेवल पर पढ़कर आया है। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन उस बच्चे के काम में आती थी वहां पर। ठीक है, अब मैं कुछ इसके लिए कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए 2011 तक जो बुक्स आती थी उसमें क्या होता था कि उसमें जो बच्चा 2011 से पहले जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करता था, तो जिन लोगों ने 2011 से पहले, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट तो ये शायद नहीं देख रहे होंगे उस वीडियो को, उनके पेरेंट्स हो या उनके बड़े भाई बहन हो जिन्होंने 2011 या उससे पहले जिन्होंने 10th या 12th की थी, उसमें उनको इतना बेनिफिट मिला है कि वो उस पर बेस्ड उसके कई ऐसे टॉपिक्स वो डायरेक्ट आज भी राजस्थान लेवल की, खास करके जो अब हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनमें आज भी वो काम में आता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो हमारे सो कॉल्ड टीचर्स, उनका ये मानना है कि एनसीईआरटी बहुत बेस है। तो मैं एक बार के लिए अब एनसीईआरटी पर भी आ जाता हूँ। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि एनसीईआरटी आप लोगों को एक बेसिक नींव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। एक टाइम था जब एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से आते थे
और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन भी जो बच्चे करते थे, जो बच्चे पीएमटी भी फाइट करते थे, उनको बहुत फायदा मिलता था एनसीईआरटी बुक्स से, ठीक है। लेकिन फिर पिछले 5-7 सालों में धीरे 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 राजस्थान बोर्ड ने अपना लेवल गिराता चला गया, गिराता चला गया, गिराता चला गया। अभी 1-2 साल पहले तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन आया था कि मोर की फोटो दे दी 10th क्लास में और बोलते हैं कि इस पक्षी को पहचानो और उसके ऊपर 10 लाइनें लिखो। तो ये इस टाइप का 10th क्लास की बात बता रहा हूं ये मैं आपको, ये 10th क्लास में हो रहा है। माय फेवरेट टीचर पर क्लासेस लिखवाई जा रही है। ये मान लीजिए आप, फिर कुछ बहाना चेंज करने का मिल गया, हमारा जो कोविड आ गया। अब कोविड के बाद में जो कुछ चीजें समझ लगी कि मानते हैं कि हाँ बच्चे पढ़ नहीं पाए तो इसके लिए कोर्स रिड्यूस करा, बच्चों को प्रमोट किया गया, वो सब एक बार के लिए उनको सबको एक बार मैं साइड में रखना चाहूंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब बात आती है 2023 की। 2023 में एक सबसे बड़ी गलती जो मैं मानता हूं हमारे सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की, जिसमें ना एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है, ठीक है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्स को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इस कोर्स को रिड्यूस करने से आज भी यही मानना है स्कूल वालों का कि ये इन बुक्स से, ये बुक्स आपके आगे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन या पीएमटी, या अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स के बच्चे के लिए तो खैर फील्ड ही एक अलग नया हो जाता है। यूपीएससी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है ना, फिर उस पर भी आएंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए मैथ से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करना चाहूंगा, ठीक है। टीचर्स का आज भी यही मानना है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ लो और उससे तुम्हारी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। और जिस बात से मैं बिल्कुल भी वाकिफ, क्या मतलब, जिस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसके एग्री ना करने के पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि आई एनसीईआरटी जो है वो एक बेसिक नींव दे सकती है, मैं मानता हूं एक आधार दे सकती है आपको, कि एक बेसिक लेवल पे आपको अगर समझना है तो ठीक है। बहुत से ऐसे टॉपिक है 11th-12th के जो अब एनसीईआरटी में गायब है और आईआईटी जेईई में अभी भी पूछे जाते हैं। फिर कुछ लोग कोचिंग इंडस्ट्री को गाली देने लगते हैं, जिस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। कोचिंग इंडस्ट्री अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह अगर फीस ले रही है तो वो उस चीज को करा रही है, ठीक है। बट व्हाट अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ नहीं है, ठीक है। उनको ये लगता है कि ये जो बुक है यही हमारे लिए सर्व है और इससे हम हमारे बोर्ड का पेपर क्रैक कर लेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहूंगा, देन व्हाट, उसके बाद क्या है फिर? आप स्कूल में पेपर में, राजस्थान बोर्ड में हो सकता है आजकल 100 नंबर लाना भी बहुत आसान है, मानता हूं 100 आ गए, फिर उसके बाद क्या होगा? उससे ना तो आपको कोई जॉब मिलने वाली, ना उसको देख के आपको कोई कंपटीशन में डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली, ना एक आपको कोई ढंग का कॉलेज मिलने वाला, ठीक है। तो अब मैं फिर उस बात पर आता हूं कि अब एनसीईआरटी की क्या दुर्दशा है या क्या है। तो देखो, एनसीईआरटी आपको जेईई के लिए तो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, जेईई के लिए तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम मैंने ये वीडियो बना रहा हूं मैं आज, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी से बढ़कर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको जेईई या पीएमटी के लिए तैयारी करनी है तो, ठीक है। होता क्या है कि एक स्टूडेंट 11th-12th कर लेता है, उससे पहले तक उसको यही समझ नहीं है कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया क्यों, उसे ये भी नहीं पता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है उसे नहीं पता उस स्टूडेंट को, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने अगर ये सब्जेक्ट ले लिया, अब मैं ये मानता हूं अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। खास करके राजस्थान बोर्ड के स्कूल की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे भी आपको स्कूल्स मिल जाएंगे जिनका मानना यह है कि हमने इस चीज की तैयारी कराई है। कुछ स्कूल्स अपने लेवल पे तैयारी कराते भी है, जरूर तैयारी करा रहे हैं और बच्चे, लेकिन उसके लिए अच्छी खासी एक मैनेजमेंट चाहिए उस चीज के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आईआईटी जेईई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो राजस्थान बोर्ड में खास करके जो
उस स्टूडेंट को जो टीचर से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन टीचर से खुद से ही वो क्वेश्चन नहीं होते, जिनका ये मानना है कि हाँ मैं हमारे कारण इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो वो एक अलग धारणा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको किसी भी सब्जेक्ट की एक तो बेसिक बुनियाद दे सकती है, ठीक है, और आई डोंट थिंक कि उसमें कोई बुरा है, ठीक है, एक बेसिक आपको समझ हो जाएगी उससे, ठीक है। तो एक तो ये आप अपनी धारणा हटा दो कि सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे, मैं मानता हूं राजस्थान बोर्ड में आपके 100% भी बन जाए, ठीक है, 100% भी बन जाएंगे, 100 नंबर नहीं 100% भी बन जाएंगे, लेकिन उसका और जेई लेवल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आपने अपना फ्यूचर आगे सोच रखा है इंजीनियरिंग में, या मान लो डॉक्टर फील्ड में, हेल्थ लाइन में, या एजुकेशन से रिलेटेड ही आगे, खास करके साइंस के स्टूडेंट ने, तो इस धारणा को हटा देना कि आप स्कूल के टॉपर हो तो आप वहां पर भी कर जाओगे। ऐसे बहुत से है, इतिहास गवाह ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल्स में वो टॉपर रहे हो, मेरिटोरियस रहे हो, और वहां जेई में उनसे एक क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब मैं कुछ एनसीईआरटी की वो कुछ बेसिक जो है एनसीईआरटी की कुछ लिमिटेशंस पर मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि एनसीईआरटी में डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। डीप नॉलेज और ऑफ सब्जेक्ट, डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मतलब कोई भी आप चैप्टर ले लीजिए, आपको कई चैप्टर जिनको बिल्कुल ही हटा दिया, मैं उन पर तो बात ही नहीं कर रहा 2 मिनट, ठीक है। कई आपके ऐसे चैप्टर्स है जिनको कि एनसीईआरटी ने खास करके उनको बहुत ज्यादा कम कर दिया है, जबकि जेई में उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जेई में आज भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में पीएमटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, उनमें कहीं पर भी कम नहीं हुआ, ठीक है, वो आज भी एज इट इज ही है, ठीक है। अब ये मेरे स्कूल या ये मेरे एजुकेशन सेक्टर का ये एक तरीके से, क्या हम इसे एक लूप होल माने या क्या माने, कि जो बच्चा 11th-12th कर रहा है और वो पीएमटी और आईआईटी की तैयारी अगर नहीं भी कर रहा, तो उससे क्या एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, हो सकता है वो स्कूल का टॉपर हो, बट वो उससे एक भी क्वेश्चन हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि अगर एनसीईआरटी यहाँ है तो जेई यहाँ है, कैमरे के भी बाहर ही मान लो आप, ठीक है ना। ये बात आप अपने दिमाग में बहुत जल्दी बिठा लोगे तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, उसके बाद में कोई भी सब्जेक्ट है उसकी गहरी समझ आपको एनसीईआरटी से डेफिनेटली नहीं मिलेगी अब, ठीक है। इन्होंने बिना किसी रीजन के, मुझे कुछ खास रीजन नहीं लगता, हो सकता है इनकी नजर में कुछ खास बहुत अच्छा रीजन हो, लेकिन मेरे नजरिए से इसका रिडक्शन, मैं पहले भी इसके खिलाफ था, मैं आज भी इसके खिलाफ हूं, जिसका कोई मतलब नहीं है रिड्यूस करने का एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस है। अब एक कॉमन सी चीज आप देखिए कि साइंस में 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल तक नहीं है। पीरियोडिक टेबल जो बच्चे, जो व्यक्ति बड़े हैं व्यूअर, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते होंगे कि एक बच्चा जिसे 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल उसे नहीं आती है तो वो 11th-12th में क्या करेगा। वो पीरियोडिक टेबल तक नहीं है 10th क्लास में। इवन मैंने खुद ने एनसीईआरटी पढ़ी है जब रिड्यूस नहीं हुई थी कोविड से पहले, और मैंने खुद ने इस चीज को देखा है कि आज हमें कितना बेनिफिट होता है जब हमें पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होती थी। तो ठीक है, आज मेरा सब्जेक्ट साइंस ना होकर मेरा सब्जेक्ट आज मैथ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आज हमें एक बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं मानता हूं एक कंपेरेटिवली 10th क्लास का वो टॉपर जिसके साइंस में इस साल 100 में से 100 है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल उसने दूर दूर तक उसको इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है, इसकी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मैम अब कुछ बोलेंगे कि साहब हमें तो कॉमर्स लेना था तो हमारे पीरियोडिक टेबल क्या ही मतलब क्या आएगी। उनसे ये पूछो कि 10th क्लास में केमिस्ट्री में जानते क्या हो, फिर तुम क्या ही जानते हो, फिर तुम ये बताओ क्या नामात्र क्या आप क्या 30 तक एलिमेंट्स नेम भी याद है आपको। वो बोलेंगे हमारे मतलब के ही नहीं है। अब मतलब के तो आपके फिर कल को जब आप एक बहुत अच्छी जॉब लग जाओगे उससे उसमें 11th-12th भी काम नहीं आएगी, तो छोड़ दो फिर 11th-12th। ये तो नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस की सबसे पहले एनसीईआरटी ने एक तो क्या करा, रिड्यूस के बाद में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम कर दिए एनसीईआरटी ने, ठीक है, बहुत ज्यादा कम कर दिए, जिससे एक सारे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर थोड़ा सा घुमाकर दे दिया जाए क्वेश्चन तो वो एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी का रट्टू तोता उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा,
ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूं, बताता हूं, मान लीजिए जैसे कि लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन है, या मान लो और न्यूटन्स, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। फिर उसके बाद में मान लो फोर्स के भी लॉ होते हैं। ठीक है, इन पर भी अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि जेई में उनकी, वो आपके एनसीईआरटी में भी आप डेफिनेटली उनमें पढ़कर जाओगे, लेकिन उसके लेवल का और आपके जेई के लेवल तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब आप बोलोगे साहब डेफिनेशन तो हमने वहां भी पढ़ी है, वहां भी पढ़ी है, क्वेश्चन हमने यहां भी करें, यहां भी करें, तो क्वेश्चन का आप लेवल आप खुद देखोगे तो आपको खुद को लगेगा कि कुछ खास आप सीख नहीं रहे हो उससे। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि प्रैक्टिस की आपकी जरूर उसमें कमी है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो बच्चे के अच्छे तरीके से और थोड़े, मतलब उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस अगर होंगे तो उनसे बच्चे की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, होना भी जरूरी है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो अब एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और भी कई ऐसी चीजों की खास जरूरत है, सॉरी, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं कि एनसीईआरटी से आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस बुक की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आज के मैथ में 100 नंबर लाने वाले 10th क्लास के राजस्थान बोर्ड के बच्चे से अगर मैंने एक क्वेश्चन, वो जो उसका सबसे फेवरेट चैप्टर है उसमें से अगर मैंने आर डी शर्मा का, या मान लो साइंस में एच सी वर्मा का एक भी क्वेश्चन अगर दे दिया, तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो उस बच्चे से वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उनको एक लिमिटेड पढ़ाया जाता है, लिमिटेड, जिसका देखा जाए तो बोर्ड में आप नंबर ले आओ और उसके बाद और उससे पहले का कोई रोल ही नहीं है उसमें, कोई रोल नहीं है उसका। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे एक आई एंड्रो करके भी एक बुक है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के लिए है, एस एस लोनी भी एक करके बुक है। ठीक है, एस एस लोनी। उसके बाद में केमिस्ट्री के मोरिसन एंड बॉयड करके एक बुक है। ठीक है, फिजिक्स में आर एच सी वर्मा है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। और मैथमेटिक्स में मोनिका कपूर है। ये वो अच्छी बुक्स है जिनको अगर एक एक नॉर्मल वो राजस्थान बोर्ड का बच्चा जो कि सिर्फ एनसीईआरटी करेगा और एक वो बच्चा जो इन रेफरेंस बुक्स को भी पढ़ेगा, हो सकता है दोनों के लास्ट में जाके 100 ही आ जाए, और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया वो बोलेगा कि मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की और मेरे 100 नंबर आ गए। तो इस बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहूंगा कि आगे जाके उसके वास्तव में वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी वो बुक्स। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ कोचिंग मटेरियल्स का भी आप यूज ले सकते हैं सोशल मीडिया पे। उससे रिलेटेड मैं भी एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूंगा भी। ठीक है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं ट्राई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आज कई आ गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपना भी है यूट्यूब चैनल ये जिसे आप अभी वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक जरिया है, आने वाले समय में इसमें भी हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक बहुत अच्छा वे ऑफ थिंकिंग चाहिए आपको इसके लिए। ठीक है, जैसे कि आपको एक, अगर आप अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि साहब ड्यूरिंग एनसीईआरटी तो हमारे अदर बुक्स तो हमारे मतलब की नहीं है, तो हम उनको कैसे समझ दें। तो ये मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि देखिए आपको आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, और 2-3 साल की बात है, फिर उसके बाद में आप स्कूली दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुके होंगे। स्कूल का और स्कूल के एजुकेशन का दूर दूर तक आपसे कोई लेन देन नहीं है, उससे कोई भी लेन देन नहीं है उसका। ठीक है ना, हो सकता है वो एक बेस आपको प्रोवाइड करवा दे, लेकिन उसका और पेपर देके आपका कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला ना, आपको कोई एक वास्तविकता तो ये है
कि आपको ग्रुप डी लेवल की भी अगर कोई जॉब हो वो भी आपको नहीं मिलेगी, आपको स्कूल लेवल का पेपर क्रैक करके, हो सकता है आप 10th के मेरिटोरियस हो, 12th में भी आप मेरिटोरियस हो, लेकिन उससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली। तो आप राजस्थान बोर्ड में आप मेरिट में लाके खुश हो लो, उस खुशी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपको नियमित रिवीजन करने की बहुत खास जरूरत है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि एनसीईआरटी से शुरुआत करो, लेकिन वहां पर रुको मत, ठीक है। एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी में हो सकता है आप भगवान बन जाओ, क्योंकि ये पापड़ जैसी बुक कर दी आजकल एनसीईआरटी की, इतनी पतली बुक कर दी। 9th क्लास तक मैंने तो कभी किसी राजस्थान बोर्ड स्कूल में ये नहीं सुना कि ये बच्चा फेल हो गया, आज तक सुना ही नहीं मैंने तो कि ये बच्चा फेल हो गया, करते ही नहीं है। 7th 8th तक अगर वो तो 8th की जो बोर्ड है उसमें भी कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो पास ही हो जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे, शायद ही उसमें कोई फेल होता है, कोई फेल ही नहीं होता उसमें, ठीक है। 7th तक स्कूल वाले उसको नहीं करते, 8th में अगर हो गया तो सिर्फ 9th में पास करने की देन है, फिर उसके बाद में 10th में। तो आजकल फेल कोई होता ही नहीं है, मान के चलो, जिसका देखा जाए तो जो कि जरूरी है, फेल होना अपने आप में जरूरी है, फेलियर आना लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर फेल उनको करें तब जाके पेरेंट्स को पता पड़े कि हाँ हमारे बच्चे को वास्तव में हमें उनकी पढ़ाई को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि 7th 8th तक, इवन 9th तक भी पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स भी बंधे हुए होते हैं, उनको भी अपने ऊपर जो लोग हैं उनके कारण उनके मार्क्स बरकरार रखने पड़ते हैं। इन डीप मीनिंग, अगर 9th क्लास में अगर कभी कोई पेरेंट्स ये कह दे किसी भी स्कूल के कि आप हमें एनुअल की नोटबुक दिखाओ, एनुअल की टेस्ट पेपर आप हमें दिखाओगे तो ही हम इस रिजल्ट को सत्य मानेंगे, तो आधे से ज्यादा एडमिशन तो होंगे ही नहीं 10th में। ये वास्तविकता है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने आज इतने टाइम से मैंने पढ़ाया है, जिनको देख के उनकी हरकतों से दूर दूर तक नहीं लगता कि वो पास होने वाले हैं, और वो होते हैं पास। उनका स्कूल जिंदाबाद, उनको करता है पास, जबकि फेल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फेल होना। अब हर किसी को नहीं, जिसको फेल करना जरूरी है उसको फेल होना जरूरी है। अगर उसको फेल ना करें, सीबीएसई में भी आज 8th बोर्ड है नहीं, 9th क्लास में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली जाके पेरेंट्स को ये पता पड़ता है कि हमारे बच्चे की ये कंडीशन है, और अब अगर 1-2 महीने में हमने नहीं पढ़ाया इसको तो फिर ये बच्चा हमारा 9th में फेल हो जाएगा। होते हैं सीबीएसई में कई 9th में फेल भी होते हैं, राजस्थान बोर्ड में तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी भी नहीं सुना मैंने कोई एक आध बच्चा, कभी कोई बिल्कुल आया ही नहीं जिसे फेल करना हो तो एक अलग बात है। बाकी तो ये मान के चलो जिस बच्चे ने 3 कॉपियां भरी है और मिलता जुलता क्वेश्चन भी उतारे हैं, तो उसको भी चाहे कैसे भी कराना हो, हमारा इतना दकियानुसी सिस्टम है, वो उसको पास करा देता है, जिसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है उस चीज का, ठीक है। तो पास उनको करना जरूरी है जो वास्तव में पास होने लायक जरूरी है, ठीक है। जो फेलियर है या जो हमें लगता है कि इन्होंने मन लगाकर या खुद उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, क्योंकि क्या कारण है आप खुद सोचो, कुछ तो कारण रहा होगा। आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहे हैं, आप अपने फेवरेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि 10th क्लास में भी आप आ जाते हैं और आपको कैलकुलेशन में भी आप उंगलियों का यूज ले रहे हैं, रफ कॉपी, आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आ रही, आपको फैक्टर नहीं आ रहे, आप 10th क्लास में आ गए आपको फैक्टर नहीं आ रहे। क्या फैक्टर 8th में नहीं है, या क्या फैक्टर 9th में नहीं है? और मैं तो कहता हूं क्या 7th में भी क्या कॉमन लेना भी नहीं बताते क्या अलजेब्रा में? लेकिन बच्चा आज 9th 10th में आ जाता है, उसको पता ही नहीं अलजेब्रा क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गहन विचार करना जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर इसको अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूंगा मैं, एनसीईआरटी को आप बेस बनाओ, बट यहाँ आगे रुको, इस पर रुको मत, ठीक है। और एनसीईआरटी को बेस बनाकर आगे आने वाले समय में इस यूट्यूब चैनल पर ही, ठीक है, आईआईटी जेईई से रिलेटेड कंटेंट मैं जरूर अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को 11th 12th में आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप 11th क्लास में यदि अगर अभी हैं और आप अगर 10th में भी है तो बेसिक मैथमेटिक्स की आप जरूर क्लास ले सकते हैं। 10th वाले बच्चों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत कारगर साबित होने वाला है।
और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 11th का ही कंटेंट डालूंगा, मैं जरूर 10th का भी कंटेंट डालूंगा। लेकिन अब आप चैनल आपके हवाले हैं बच्चों, जितना अच्छा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाओगे, जितना ज्यादा आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करवाओगे, उतना ज्यादा मेरा साहस बढ़ेगा और मैं आगे और इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो खासकर आप इस चीज पर विचार जरूर करना बच्चों। और अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो भी, कि कुछ तो कारण रहा होगा ना कि आज राजस्थान बोर्ड सीबीएसई की कभी भी किसी भी कोचिंग की, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी कोचिंग की आप न्यूज़पेपर में आए दिन इश्तेहार आते हैं, आप देखना मैक्सिमम बच्चे सेंट्रल बोर्ड से होते हैं। क्या कारण है इस चीज के पीछे का? अब ये मत बोलना उनका दिमाग तेज होता है, ठीक है, ये भूल से भी ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग तेज होना कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को अटका रखा है इसलिए कि हाँ आप उसी चीजों में झुंझुना पकड़ा रखा है ना, जिसके लिए, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। इस चीज को मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ और अभी भी मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 2017-18 के टाइम पे जब मैं लोगों को देखता था मेरे से छोटों को, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार राजा कि कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। फिर 2020 आया, 21, 23, 24 आया आज। अब आज में सर पकड़ना पड़ जाता है कि क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है ये आज हमारे साथ। और हमारे जूनियर्स जो बोलते हैं मैथ में कितने नंबर आए 100, और 10th क्लास के उसी बच्चे से पूछ लो बेटा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वो तो नहीं पता। फ्रस्टम क्या होता है, हाँ सर ने बताया था। क्या होता है उसका वॉल्यूम, सर वो तो पता नहीं है। और सर हमारे यूज में भी तो नहीं आता ना, फिर तो हम क्यों पढ़े, फिर हम तो नहीं पढ़े। बहुत बढ़िया बात है, मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो फिर। ऐसे नहीं हो सकता, देखो ऐसे नहीं हो सकता, आपको ज्ञान पूरा लो, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है। मैं इसीलिए ही, मेरा और जो लोग इस एनसीईआरटी के ज्यादा पक्ष में रहते हैं उन लोगों का थोड़ा ज्यादा ही अपोजिशन चलता है, इसलिए मेरी थोड़ी उनसे कमी बन पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये रिड्यूस्ड एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी को सिर्फ राजस्थान बोर्ड के बच्चे को एक झुंझुना पकड़ाने के लिए है, जिसका कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। आप ले आओ राजस्थान बोर्ड में 100 नंबर ले आओ, कोई मतलब नहीं है उस चीज का, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर करना ही है 9th 10th हो 11th 12th हो अच्छे से करनी हो, तो जरूर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।